सो हे वन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी पॉइंट जहाँ हम अगर आप लोगों के लिए एसएससी सीरियल का टॉप 20 एमसीक्यू लेकर आए हैं जीपीजीएस का गाइस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए गाइस। मैं इतना ही बोलूंगी प्लीज इसका नोट जरूर बनाएगा ये क्योंकि ये टोटली आपके एग्जाम बेस्ड है। और अगर आप नोट बनाएंगे तो जब आपका एग्जाम का टाइमिंग होगा आप उस वक्त रिवीजन कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को गेन कर पाएंगे। तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं या फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका आप नोट बनाइए तो प्लीज उसका रिवीजन जरूर किया करिए एंड नोट जरूर बनाया करिए। मैं हर स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि नोट सीरियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज ये आपके जीकेजीएस का क्वेश्चन है गाइज टॉप 20 जो आपके इसी से सीरीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसका नोट जरूर बना दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है गाइस कि निम्नलिखित में से जीव के किस भाग में कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। तो जो जीव है उसमें हमें कड़वा होता है, मीठा होता है, नमकीन, ये सारे स्वाद का जो होता है। लेकिन इसमें ये पूछा है कि जो जीव का कौन सा भाग है जहाँ पे हमें कड़वा स्वाद जो होता है उसका अनुभव होता है। तो ऑप्शन ए पीछे का भाग, ऑप्शन बी मध्य का भाग, ऑप्शन सी आगे का भाग या ऑप्शन डी किनारों पर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पीछे के भाग में जो है जब जो जीभ का हमारा जो टंग का पीछे का भाग होता है उसी में हमें जो है कड़वा स्वाद का अनुभव होता है। अगर आपसे पूछे कि मीठा स्वाद का जो अनुभव है वो कहाँ होता है तो याद रखिएगा मीठा स्वाद का जो अनुभव है वो हमारा आगे के भाग में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा मीठे स्वाद का अनुभव होता है। और अगर आपसे पूछेगा इसकी नमकीन का जो है अनुभव होता है वो जीभ की किस भाग की ओर होता है तो ये याद रखिएगा कि ये आगे की छोर के किनारों की साइड होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो मीठा भाग होता है वो आगे के भाग पे होता है लेकिन जो नमकीन होता है वो आगे के किनारे का जो साइड होता है वहां पे हमें नमकीन का अनुभव होता है। ठीक है। और अगर खट्टे का पूछे तो ये याद रखिएगा कि जैसे कि कड़वे का होता है पीछे के भाग में और खट्टे का अगर पूछे तो पीछे के जो किनारों का पकड़ छोर होता है उसमें हमें जो है खट्टे का अनुभव होता है जी। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहे हैं कि राज्य सरकार का ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद देता है। तो जो ग्राम पंचायत में के गठन का निर्देश जो है राज्य सरकार को, ठीक है, यानी स्टेट गवर्नमेंट को जो है ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया था वो किस अनुच्छेद के तहत दिया था। मैं ये भी बताया कि जो ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश है वो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। तो बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 47, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो गाइस याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत के गठन का जो निर्देश दिया गया वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 40 के तहत जो है वो हमारा ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया। और ये किसमें दिया गया तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहेगा इसकी ऋग्वेद में सविता यानी सविता से संबंधित एक श्लोक है। यहाँ पर जो सविता का अर्थ है वो निम्नलिखित में से किस देवता से, यानी कि इसमें क्वेश्चन आपसे ये कह रहेगा इसके ऋग्वेद में जो है सविता से संबंधित जो है एक श्लोक है। ठीक है। लेकिन यह सविता का जो अर्थ होता है वो मतलब कि किस देवता से है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए पवन से, ऑप्शन बी इंद्र से, ऑप्शन सी वरुण से या ऑप्शन डी सूर्य से।
वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो सविता का अर्थ जो संबंधित है जिससे, वो जिस देवता से, वो है सूर्य। ठीक है, सूर्य देवता से जो है सविता श्लोक संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, इनमें से किन की पूजा किया करते थे। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं गाइस। तो बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किन की पूजा किया करते थे। तो ऑप्शन ए इंद्र एवं वरुण की, ऑप्शन बी विष्णु की, ऑप्शन सी पशुपति की, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिनकी पूजा करते थे, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पशुपति की। ठीक है, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो पशुपति की पूजा किया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा लिस्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि ब्रिटिश यानी भारत राज्य में अवध राज्य को इनमें से किस ब्रिटिश शासक ने विलय किया था। तो बताइए कि कौन से ब्रिटिश शासक जो है वो अवध राज्य को जो है मिलाया था। ऑप्शन ए ऑकलैंड, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो गाइस याद रखिएगा, जिस ब्रिटिश शासक ने अवध को मिलाया था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड डलहौजी जो है उन्होंने ही अवध को मिलाया था। और कब मिलाया था ये भी याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अवध को जो उन्होंने विलय किया था वो किया था 1856 में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जिसमें पूछता है कि जो लॉर्ड डलहौजी है वो अवध को कब मिलाया। और ये भी पूछता है कि अवध को जो मिलाया वो कौन सा ब्रिटिश शासक था। तो ये बहुत सिर्फ अवध की बात नहीं करती है, उन्होंने राज्य हड़प नीति के तहत जो है, यानी कि व्यापक सिद्धांत के तहत जो है, इन्होंने बहुत सारे राज्यों को जो है वो ब्रिटिश में मिलाया था। तो जिसमें सबसे पहले इन्होंने मिलाया था वो सितारा को मिलाया था, जो 1848 में मिलाया था। फिर जयपुर को इन्होंने मिलाया था 1849 में। फिर संबलपुर को मिलाया था 1849 में। फिर उदयपुर को मिलाया था 1852 में। फिर झांसी को, फिर नागपुर को, एंड देन सबसे लास्ट में जिसको मिलाया था वो अवध को मिलाया था 1856 में। तो झांसी, ये सब याद रखिएगा, ये सब का डेट झांसी का है 1853 में मिलाया था, सितारा 1848, जयपुर 1849, संबलपुर 1849। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अवध 1856। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की, यानी कि फोल्क डांस के बारे में बात कर रहा है, लोक नृत्य की। ठीक है, लोक नृत्य कला शैली जो है पनिहारी नृत्य है। तो पनिहारी नृत्य जो है वो किस राज्य की है। तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मिजोरम, सॉरी राजस्थान। ठीक है, तो पनिहारी नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो गाइस राजस्थान में हम देखते होंगे कि जैसे महिलाएं जो होती है वो सर पे मिट्टी के घड़े रखकर जो नृत्य करती हैं, वही होता है हमारा पनिहारी नृत्य। और ये राजस्थान में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। और क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि दक्षिण भारतीय वंश, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य इनमें से किस राजा के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी दंतीदुर्ग, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, या ऑप्शन डी हरिहर प्रथम। तो गाइस याद रखिएगा, जो विजयनगर साम्राज्य जिस राजा के द्वारा स्थापना किया गया था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हरिहर प्रथम के द्वारा जो है वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। लेकिन इसमें कहीं कहीं पे आपको हरिहर और बुक्का भी दिया रहेगा, ये दोनों के द्वारा भी स्थापित किया गया था, या कहीं कहीं पे आपको हरिहर प्रथम ही दिया रहेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, हरिहर प्रथम या फिर हरिहर या बुक्का करके आपको ऑप्शन दिया रहेगा। अगर आपसे पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये भी लिख लीजिएगा गाइस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने मिलकर की थी। ठीक है, 1336 में।
और अगर आपसे पूछे कि इनके समय जो है जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय जो है वो किसका शासन था दिल्ली में, तो याद रखिएगा कि उसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था विजयनगर, जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 में हुई थी। ये आप सभी को पता है, ए ह्यूम के द्वारा जो है वो स्थापना हुआ था। तो बताइए कि उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कार्नवालिस या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो गाइस याद रखिएगा जो कांग्रेस की स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल था इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि पीलिया जो निम्नलिखित में से किस अंग के संक्रमण के कारण होता है। यानी कि पीलिया जो है वो किस अंग के इन्फेक्शन के कारण जो है हमें पीलिया होता है। तो ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी प्लीहा या ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यकृत के द्वारा जो है पीलिया जो है वो होता है। ठीक है, तो यकृत अंग के संक्रमण के कारण ही हमारा पीलिया होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस और 11 हमसे कह रहा है कि विजयवाड़ा हवाई अड्डा जो है विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो बताइए कहाँ है विजयवाड़ा हवाई अड्डा। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विजयवाड़ा हवाई अड्डा जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, विजयवाड़ा हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है guys कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जो है जारी करने का अधिकार है। तो बताइए राष्ट्रपति को जो है वो किस अनुच्छेद के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 234 के तहत या ऑप्शन बी अनुच्छेद 123 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 के तहत या ऑप्शन सी अनुच्छेद 124 के तहत। तो गाइस याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि जो राष्ट्रपति जिस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत जो है वो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। गैस और एक चीज ये भी याद रखिएगा अनुच्छेद 124 के बारे में, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत लोगों को याद नहीं रहता। तो अनुच्छेद जो 24 है वो कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है वो पद धारण किया हो। ठीक है, याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद अगर धारण किया है तो उसे राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में वकालत की जो है नहीं कर सकता, वो वकालत नहीं कर सकता, ये अनुच्छेद 124 कहता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। यानी कि सार्वजनिक महत्व के विषय पर। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि सिर्फ सार्वजनिक महत्व के विषय पर जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श ले सकता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 143 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 132 के तहत या ऑप्शन डी अनुच्छेद 234 के तहत। तो गाइस याद रखिएगा जो अनुच्छेद 123 है इसके द्वारा जो है वो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है और जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है वो अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है वो अनुच्छेद 143 के तहत और राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है वो अनुच्छेद 123 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है इनमें से कौन सा है। तो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो ऑप्शन ए ग्वालियर पहाड़िया से, ऑप्शन बी सहादरी पहाड़िया से, ऑप्शन सी अमरकंटक पहाड़ी से, या ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो ब्रह्मगिरी पहाड़िया से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि इनमें से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि जीवन का जो भौतिक आधार है वो किसे माना गया है। तो ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी जीव द्रव, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जीव द्रव्य। ठीक है, तो जीवन का जो भौतिक आधार माना गया है वो जीव द्रव्य को माना गया है, ये ध्यान रखिएगा। और जो मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थ को जो है जीव द्रव्य कहते हैं। और गाइस ध्यान रखिएगा जो जीव द्रव्य होता है वो हर कोशिका में पाया जाता है, यानी सभी कोशिकाओं में जो है हमारा जीव द्रव्य पाया जाता है। इसीलिए जीवन का जो भौतिक आधार माना जाता है वो जीव द्रव्य को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि सिराजुद्दौला ने इनमें से किस शहर का नाम बदलकर अली नगर कर दिया था। तो सिराजुद्दौला जो था वो किस शहर का नाम बदलकर अली नगर किया था। ऑप्शन ए फिरोजपुर, ऑप्शन बी फतेहपुर, ऑप्शन सी आगरा, या ऑप्शन डी कलकत्ता। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो सिराजुद्दौला था वो कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर किया था। और अगर आपसे पूछे कि कब किया था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कब किया था। तो 1757 में जो है इन्होंने कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर किया था 1757 में। और कौन किया था, सिराजुद्दौला। ठीक, सिराजुद्दौला, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं सर्कल कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है गाइस कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय इनमें से कहाँ स्थित है। तो बताइए कि जो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी राजस्थान। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उत्तराखंड। ठीक है, तो जिम का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि ये उत्तराखंड के नैनीताल के जिले के रामनगर के पास स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है गाइस लोसार उत्सव जो है इनमें से किस जनजाति के द्वारा जो है जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो जो लोसार उत्सव है वो किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन मुंडा, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी मोरवा, या ऑप्शन डी कोडावा। वैसे याद रखिएगा जो लोसार उत्सव है ये खासकर जो भारत के असम और सिक्किम राज्य में ये मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मोनपा जनजाति के द्वारा जो है हमारा लोसार उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि यूरेनियम के खनन के लिए, यानी खनन मतलब माइनिंग, ठीक है, खनन का अर्थ होता है माइनिंग। माइनिंग के लिए जो है इनमें से कौन सा स्थान जो है वो प्रसिद्ध है। तो यूरेनियम के खनन के लिए आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए पन्ना, ऑप्शन बी रानीगंज, ऑप्शन सी जादूगोड़ा, या ऑप्शन डी कोरबा। अगर ध्यान रखिएगा यूरेनियम के खनन के लिए जो स्थान पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जादूगोड़ा। ठीक है, जादूगोड़ा जो है वो यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है और ये होपफुली अगर आप लोग यहाँ तक आए होंगे तो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा गाइस। और इस वीडियो में टारगेट 100 लाइक है।
प्लीज इसे जरूर कंप्लीट करिएगा। प्लीज मेरी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट जरूर करिएगा गाइस। एंड प्लीज इसका 100 लाइक जरूर कंप्लीट करिएगा। एंड क्वेश्चन ट्रस्ट में गाइस, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, तो प्लीज इसका नोट जरूर बना लीजिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का हमारा आखिरी सवाल हमसे कह रहा है कि बोन डिजीज के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो बोन की डिजीज यानी हड्डियों की जो डिजीज होती है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी एंजियोलॉजी, ऑप्शन सी हेमेटोलॉजी या ऑप्शन डी ऑर्थोपेडिक्स। तो गाइस याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो ऑर्थोपेडिक्स है, जो बोन डिजीज के अध्ययन को जो कहा जाता है वो ऑर्थोपेडिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो होपफुली गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।